नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित परीक्षा NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको प्रति वर्ष कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में यदि वो छात्र पढ़ता है तो उसे प्रति माह 1000 रुपये नगद छात्रवृत्ति हर महीने प्रदान की जाती है। तो साथियों, इसका पाठ्यक्रम है, ये 2 पेपर होंगे। इसमें 90-90 नंबरों के 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न होगा मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, हिंदी और अंग्रेजी का। मानसिक योग्यता के 45 प्रश्न आएंगे, जो इसमें दिखाया हुआ है। 45 क्वेश्चन होंगे मानसिक योग्यता के और 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और 20 क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी के। ये हो गए आपके पहले पेपर में 90 नंबर के 90 क्वेश्चन आएंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर दूसरा पेपर होगा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। इसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान के 35 आएंगे और सामान्य विज्ञान के भी 35 क्वेश्चन आएंगे और गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से इसमें भी 90 नंबर के 2 पेपर होंगे, 90 नंबर होंगे। तो आज हम साथियों आपको सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथियों, हम आपके साथ NMS भर्ती परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी और पूरा पाठ्यक्रम आपको कवर करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। NMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो ये केवल सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु ही है। इस वर्ष के आवेदन भर गए हैं और इस वर्ष की परीक्षा अप्रैल मई में होने की संभावना है। अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। और साथियों, ये था इसका पाठ्यक्रम और ये केवल गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के लिए ही है। और ये राजस्थान के लगभग 4500 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और इसमें न्यूनतम अंक OBC और सामान्य वर्ग के लिए 40 नंबर है। दोनों पेपरों में 40-40 नंबर लाने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 36% नंबर कम से कम लेके आने हैं। अब बढ़ते हैं साथियों, पहला सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और साथियों, हम आपको बता देते हैं कि हम जो इसका पाठ्यक्रम है वो पूरा ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री से शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और साथियों, ये हड़प्पा नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण ये हड़प्पा सभ्यता का इसका नामकरण हुआ। और ये सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और साथियों, इसमें जो इसका जो तिथि है या आयु है, ये रेडियो कार्बन C चपदा के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, बनवाली है, और भी हैं कई स्थल, लेकिन जो आपके कोर्स में है हमने उन्हीं को शामिल किया है। पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज या उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। तो बच्चों, सीधा ही प्रश्न पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो बच्चों आपको बताना है 1921 ईस्वी में। और साथियों, ये NMSS परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी ये। फिर है, ये स्थित है पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में, और पहले ये मोंटगोमरी ज़िले में था, लेकिन अब पाकिस्तान में एक नया ज़िला बन गया साहिवाल। तो ये
वर्तमान में साहिवाल जिले में है। और यदि ऑप्शन साहिवाल नहीं है तो आपको मोंटगोमरी जिला करना है। अगला जानकारी है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। साथियों कांसा है ना, तांबा प्लस टिन से मिलाकर बनाते थे, इससे मिलाकर कांसा बनाते थे। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और यहाँ नगरीय व्यवस्था थी। और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये थी साथियों महत्वपूर्ण जानकारी हड़प्पा के बारे में। अब बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। साथियों मोहनजोदड़ो भी ये पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। और इसका उत्खनन राखाल दास बंदर जी ने 1922 ईस्वी में किया था और ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर बड़े बड़े स्नान घर मिले हैं और यहाँ कांसे की नृत्य करती हुई एक महिला का मूर्ति मिली है और यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं और इसको सिंध का नकली स्थान भी कहते हैं। तो साथियों मोहनजोदड़ो की इस उत्खनन 1922 में राखाल दास बंदर जी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सिंधु नदी के किनारे हैं। यहाँ विशाल स्नागार बने हैं, काशी नर्तकी की मूर्ति है, विशाल अन्न भंडार है, सिंध का नकली स्थान कहते हैं इसको। अब बढ़ते हैं लोथल। साथियों लोथल गुजरात में है और यहाँ बंदरगाह मिला है और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और साथियों आपको बता देते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। अगला है कालीबंगा। साथियों ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगा। और इसका कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की है। और साथियों यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, प्रथम बार भूकंप के अवशेष मिले हैं और ये जुते हुए खेत के अवशेष हैं। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि किस सभ्यता से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो साथियों जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ एक और सभ्यता है पीलीबंगा, ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, पीलीबंगा। अब बढ़ते हैं अगले स्थल धोलावीरा की तरफ। धोलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। धोलावीरा में दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। और साथियों जो ये लोथल में बंदरगाह मिला है इसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है बनवाली। साथियों ये हिसार हरियाणा में है। यहाँ मिट्टी के हल्के अवशेष मिले हैं और इसे समर्दों का शहर कहते हैं। यहाँ बाई मिस्टेक थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ समर्द ऐसे लिखना है, समर्दों का शहर। अब बढ़ते हैं साथियों वैदिक संस्कृति की। साथियों हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवी संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत वेद होने के कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। साथियों इसमें जानकारी के स्रोत तो सबसे महत्वपूर्ण था वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो साथियों वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। साथियों कक्षा 8वीं के स्तर अनुसार ही हमने यहाँ पर जानकारी संग्रहण की है। तो साथियों सीधे ही प्रश्न पूछेंगे वेदों की संख्या कितनी है, तो बच्चों आपको बताना है वेदों की संख्या 4 है। फिर अगला पूछेगा वेदांगों की संख्या कितनी है, तो साथियों वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। और साथियों आपको वेदों की संख्या आपको क्रम अनुसार याद करनी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद सबसे नया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। फिर वेदांग वगैरह शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। फिर साथियों पुराणों की संख्या 18 है। फिर उपनिषद 108 है। फिर आश्रम, वैदिक संस्कृति में आश्रम की संख्या 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। साथियों एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए थे। फिर हैं भारतीय दर्शन तथा उनके प्रवर्तक।
साथियों इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सांख्य, इसके प्रवर्तक है कपिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर योग के पतंजलि है, न्याय के गौतम है। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक बार दूसरे को भी पढ़ लेना है। चारवाक को चारवाक, पूर्व मीमांसा को जैमिनी, उत्तर मीमांसा को बादरायण, वैशेषिक का कणाद या उल्लू। अब बढ़ते हैं बच्चों वैदिक संस्कार की तरफ। वैदिक संस्कार 16 हैं। सीधा ही प्रश्न पूछेंगे, मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? तो साथियों वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार थे। पहला था गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुष्पन संस्कार, तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा जातक्रम संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाक्रम संस्कार, नौवां है कर्ण वेद संस्कार, 10वां विदारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां सीमावर्तन संस्कार और 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। तो साथियों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से संबंधित जानकारी। और आप साथियों इसको एक दो बार अवश्य देख लें, और यदि लिखना है तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख दें। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का हमने यहाँ संग्रहण किया है। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और प्रश्न सीधे ही पूछेंगे, जैसे एक प्रश्न यहाँ मोहनजोदड़ो से बनाते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। ऑप्शन होगा दयाराम साहनी, ब ऑप्शन होगा राखालदास बनर्जी, सी ऑप्शन होगा अमलानंद घोष, डी ऑप्शन होगा सभी। तो साथ ही आपको बताना है राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो सभ्यता के उत्खनन करता थे। और ये जानकारी है हड़प्पा के बारे में। और तो साथियों ये है NMSS का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हमने आपके साथ जानकारी शेयर की है। और इसी प्रकार से हम अन्य जानकारी अन्य वीडियो चैनल पर अवश्य डालेंगे। तो आप अपना नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको इस चैनल से प्रसारित होने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।